पहले अपने काम देख लो और इनके काम होते रहेंगे फिर बाद में। नहीं, अच्छा है हिम्मत जी। हाँ जी। अच्छा हिम्मत जी, पिछले 8-10 साल में क्या आप कोई बदलाव देख पा रहे हैं भारत देश में? जो शुरू से बात करें आज़ादी के समय से लेकर के और अब तक का जो समय रहा है, पिछले 8-10 साल में कुछ भारत में कुछ कोई आप संभावना देख पा रहे हैं कि आगे कुछ होगा? मैं तो बहुत ही आशावादी हूँ। भारत ना कभी मरा है, ना भारत मरेगा। भारत के अंदर इतनी शक्ति है, इस शक्ति के बारे में एक ही वाक्य लिखा है इन्होंने, सावरकर ने। सावरकर ने एक बात लिखी है कि भारत की जो जीवन शक्ति है वो ऐसी है जीवन शक्ति कि दुनिया की सारी सभ्यताओं में एक बार ही आक्रमण हुआ तो नष्ट हो गए। हुँ, ग्रीक में एक बार स्पार्टा वालों ने जब जब उन पर हमला किया तो ग्रीक जो थे उसका मुकाबला करने के योग्य नहीं थे। वो एक ही पहले ही आक्रमण, इतनी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान प्लेटो अरिस्टोटल ये सब पैदा करने वाला देश जो था, वो स्पार्टिया के पहले, स्पार्टा वालों के पहले ही आक्रमण में उन्होंने नष्ट कर दिया सारा। सारे जितने भी उनकी एकेडमियाँ थी सब लुट गई सब। हुँ, और भी इस तरह की, ये रोम है, रोम से बड़ा कोई एम्पायर नहीं बना। लेकिन रोम को, एम्पायर को, कि दुनिया में इससे बड़ी कोई एम्पायर बना ही नहीं, इससे बड़ा साम्राज्य कोई नहीं बना। तो यूनान वालों ने, उन्होंने, ईरान वालों ने क्या किया कि इन्होंने पश्चिम में तो सारा अपना प्रभाव जमा लिया। इंग्लैंड तक सारे रोमन छा गए, हुँ, सारे यूरोप में इनकी सभ्यता फैल गई, रोमन लॉ दुनिया में चलने लगा। अब ये हमारे एशिया की तरफ आ रहे हैं और एशिया के देशों को भी गुलाम बनाएंगे, टर्की तक ये आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, रोमन को लड़ाई में हम नहीं जीत सकते, इतनी बड़ी आर्मी है इनके पास, इतना बड़ा सामान। तो उन्होंने कहा क्या करो, उन्होंने कहा इनका जो यूथ है उसका कैरेक्टर बिगाड़ दो। हुँ, तो जब ये इनकी रोम की सेनाएं उधर की तरफ पहुंची, पर्शिया की तरफ, तो उन्होंने पर्शिया के किंग ने कहा कि हम आपके सामने लड़ाई नहीं कर सकते, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं, हमारे पास न सेना है न शक्ति है, हम आपको मानते हैं, हम आपका स्वागत करने के लिए आपको बड़ी भव्यता के साथ आपका स्वागत करेंगे, आप आइए। और जब वो पहुँचे तो ईरान के अंदर जो कल्चर थी, उन्होंने ईरान की कल्चर से उनका स्वागत किया। वो कल्चर क्या थी, वाइन एंड वूमन। हुँ, जहाँ वो ठहरे थे मिलिट्री वाले, उनके युवक, सबको सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी शराबें पहुँची। और वो यूथ थे, वो जब वाइन एंड वूमन के चक्कर में पड़ के ये हो गए कि एक बार उन्होंने जो जर्मनी के बिल्कुल ऐसे लोग जो बेपढ़े लिखे ऐसे कबीले थे, उन कबीलों ने, लूट मार करने वाले कबीले, उन्होंने जब देखा कि रोम के यूथ ऐसा है कि वाइन एंड वूमन के चक्कर में फंस गया, तो एक ही आघात में रोमन सेंट्रल, इतनी बड़ी एम्पायर थी, एक ही उसमें ख़त्म हो गई। हुँ, तो एक एक देश का उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने कहा कि भारत पर इतने आक्रमण हुए, पर्शिया का आक्रमण हुआ, यूनान का आक्रमण हुआ, बाद में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, ईसाइयों का, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी भारत नहीं मिटा। भारत की संस्कृति मिटने का मतलब, ज़मीन तो भारत की रहेगी, भारत की संस्कृति और भारत की मर्यादा आज तक नहीं मिटी। ये भारत की लिविंग शक्ति है, हमारी जीवन शक्ति। तो इस जीवन शक्ति में कभी उतार आ रहा है, कभी भी चढ़ाव आ रहा है। अब जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उन्नति तो बहुत हुई है भारत की, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही इतनी हुई है, आप उस ज़माने की कल्पना नहीं कर सकते। गाँवों के अंदर कहीं पक्की सड़क होती नहीं थी, एक भी नहीं। बैलगाड़ी चल रही है, कहीं कीचड़ में फंस गई तो आप उसको निकाल नहीं सकते, इतनी देर में लुटेरों ने लूट लिया। आज गांव-गांव में पक्की सड़कें बनी हुई हैं। जो सबसे गरीब प्रांत माने जाते हैं हमारे पूर्वी यूपी और बिहार, वहाँ भी कम से कम छोटे गाँवों में सड़कें नहीं बनी, तो बड़े-बड़े शहरों को मिलाने वाली ऐसी बढ़िया सड़कें बन गई हैं। गाँवों के अंदर कभी लोगों ने क्रॉकरी नहीं देखी थी, आज गाँवों के एक-एक जगह क्रॉकरी पहुँच गई है। गाँव की औरत कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकती थी, खद्दर के इसके लहंगे पहन रही है, कुछ कर रही है।
और वो साड़ियाँ जो थी शहर की बड़ी बड़ी जो महिलाएं पहनती थीं, आज गांव की यानी ऐसी मामूली किसान जो है उसकी लड़की भी और उसके घर वाले भी, तो इकोनॉमिक फील्ड में बहुत तरक्की हुई है, सोच नहीं सकते कितनी तरक्की। ऐसा बन गया है कि जिस भारत में गरीबी के मारे और मुसलमान और अंग्रेज ये कहते थे कि गेहूं की रोटी को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए, इसलिए किसान से सारा गेहूं ले जाते थे जिम्मेदार लोग, नवाब लोग, और किसान कर करते थे जौ और बीजड़ खा करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था। किसी किसान ने गेहूं नहीं देखा कैसा होता था। आज गेहूं के भंडार लगे हुए हैं, किसान गेहूं खूब खा रहा। तो एक एक चीज़ में देखा जाए तो हमारी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, लेकिन हमारी अवनति कहाँ हुई है? हमारी अवनति जो हुई है वो हुई है कि हमने कहीं एजुकेशन के द्वारा, हमने जो एजुकेशन दी उसका नाम रखा हमने सेकुलर एजुकेशन, और सेकुलर शब्द जितना भ्रांति मूलक है जिसका कुछ असर नहीं है। तो उस सेकुलर एजुकेशन में हमने आदमी को धर्म से तो हटा दिया। अब धर्म से तो आदमी हट गया सेकुलर के नाम से, लेकिन उसकी जगह क्या चीज़ दें आदमी को जो आदमी का चरित्र सुना है। तो हमारा युवा जो है उसके दो काम हुए। एक तो युवा पैसे की होड़ में, कैरियरिज्म जिसे कहते हैं, और भौतिकवाद की होड़ में इतना फंस गया कि जितनी हमारी इंटेलेक्ट सब बाहर चली गई। बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसको फ़ौरन अमेरिका, कनाडा में, जहाँ भारत में नहीं रुका। और जो भारत में रुक गया युवा, वो भी सिवाय कैरियरिज्म के और कुछ नहीं सोचता। मुझे तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, मुझे जॉब अच्छा मिलना चाहिए, और मैं कुछ करूं समाज के लिए, ये उसको कभी सिखाया नहीं गया। तो नैतिकता की दृष्टि से, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी ऐसा नहीं आया जो नैतिक शिक्षा, बस रोटी कमाने के लिए तकनीकी शिक्षा सिखाओ, और तकनीकी शिक्षा में तो कोई मॉरलिटी होती नहीं। यूजीसी ने लिखा हुआ है, मेरे पास वो सारी किताबें रखी हुई हैं, कि हर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में लॉजिक और एथिक्स कंपल्सरीली पढ़ानी चाहिए। जितने इंजीनियर हैं वो खाली इंजीनियर ना बने, वो मॉरल इंजीनियर बने। लेकिन किसी ने भी लागू नहीं किया टेक्निकल एजुकेशन में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लागू की, वही एथिक्स लागू कर दो, तो मुस्लिम एथिक्स लागू कर दी उन्होंने सारे। तो जो नैतिक पतन हुआ है उसको संभालना ज़रूरी है। इकोनॉमिकली तो हम बहुत प्रोग्रेस, इकोनॉमिकली तो सोच भी नहीं सकते। फर्नीचर कभी किसान के घर में, गांव के घर में फर्नीचर नहीं होता था। आज बढ़िया से बढ़िया सोफे गाँवों में मिल जाएंगे आपको, बढ़िया से बढ़िया क्रॉकरी मिल जाएगी। तो इकोनॉमिकली हमने बहुत प्रोग्रेस किए, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में नीचे गिर गए, बहुत पतन हो गया हमारा। जितनी निष्ठा हमारी उस समय थी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उतनी निष्ठा आज नहीं है। तो इसको, नैतिकता को ऊपर उठाना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो बहुत हो रही है, अब भी हो रही है खूब। आत्मविश्वास के संदर्भ में क्या आप देख पा रहे हैं कि कुछ उन्नति हो रही है भारत देश की? बच्चों के अंदर एक ही चीज़ पैदा करनी है, वो है आत्मविश्वास। इसके लिए भी विवेकानंद ने कहा है, उसने कहा नास्तिक वो नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो अपने पर विश्वास नहीं करता। ईश्वर पर विश्वास करो या ना करो, उससे नास्तिकता नहीं आती, लेकिन अपने ऊपर विश्वास ना करो, इससे ये नास्तिकता आ जाती है। तो किसानों के सुइसाइड के केस, ये अखबार में रोज़ाना आता है, कल के ट्रिब्यून में था कि कितने स्टूडेंट्स ने सुइसाइड किया है। इसका क्या समस्या है? आपने नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं कि हमने हिंदुस्तान का इतिहास बदलना है। इतिहास में महाराणा प्रताप के बारे में नहीं लिखा गया, अकबर के बारे में लिखा गया, तो हमने महाराणा प्रताप का इतिहास लाना है। तो उसमें बहुत लंबा लेख है उसका कल, कि आपने इतिहास में परिवर्तन करने के लिए तो इतना कर दिया, लेकिन ये जो समस्या है कि हमारा नौजवान, इतनी सुइसाइड हो चुकी हैं,
कर्नाटक के कॉलेज में इतनी सुसाइड हुई, उड़ीसा में इतनी सुसाइड हुई, फलां कॉलेज में इतनी सुसाइड हुई। ये सुसाइड इसलिए होती है कि यूथ अपने ऊपर विश्वास खो चुका है। इसके लिए भी मैंने 3 कहानियां लिख करके अपना पोते को दे करके उसकी फाइल में डाली। आत्मविश्वास अगर आदमी का हो तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है वो आदमी। वो तीनों कहानियाँ उसके पास मौजूद हैं। वो पढ़ता है, मैंने कहा इसको पढ़ो कहानियों को, तुम्हें पता लगेगा कि आदमी को कभी सुसाइड की बात तो सोचनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी में ही नहीं सोचनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ बड़ी कीमती है। तो कल का लेख बहुत बड़ा है कि इसके बारे में शिक्षा में क्या अपने नई शिक्षा नीति में क्या रखा है कि ये जो स्टूडेंट्स की, यूथ की जो सुसाइड टेंडेंसी है ये ख़त्म हो जाए, आशावाद पैदा हो जाए। तो अब ऐसे ऐसे लेख जो आ रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति को में जो कुछ भी करना है इन्होंने उसमें और परिवर्तन करना पड़ेगा कि नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसी चीज़ें लाओ जो यूथ का आत्मविश्वास जगाए। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसकी लेप्लास जैसी फ्रांस का जो था, उसने कहा कि तुम जो कहते हो भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, उसने कहा कि भगवान के पास इतना सारा मैटर था, उसने दुनिया बना दी। गिव मी सो मच मैटर आई कैन क्रिएट एन अदर यूनिवर्स। इतना मैटर मुझे दे दो। प्रकृति सारी भगवान के पास थी, अपने पास से तो उसने नहीं बनाया, इस प्रकृति से सारा संसार पैदा कर दिया। तो कहने लगा उसने क्या कर दिया, भगवान ने क्या कर दिया। कहते मुझे इतना मैटर दे दो, मैं भी एक दुनिया बना दूंगा। तो ये आत्मविश्वास जो फ्रांस का जगाया, ऐसे आत्मविश्वास जगाने वाले कि मैं तो इस देश को सारा सबरा। तो बातें तो हो रही हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में भी मैंने कल उस लेख को पढ़ करके और उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी करा करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों को भेजा कि नई शिक्षा नीति में ये सरकार को बाध्य करो कि नई शिक्षा नीति में इसके लिए क्या प्रोविज़न है कि इतनी जो सुसाइड हुई हैं यूथ की, कोई आदमी बुढ़ा हो तो बुढ़ापे से निराश हो गया, बीमार हो गया, कुछ होगा, लेकिन युवा जो है उसके अंदर शक्ति है देश को बदलने की, जैसे विवेकानंद कहते थे। और युवा इतना सुसाइड कर रहा है, इसके लिए क्या आपने निकाला रास्ता। तो कहने लगे हम आंदोलन करेंगे इसके लिए कि शिक्षा नीति में बदलाव करो। तो युवाओं को आपने इसके लिए तैयार भी करना है। तो मैंने कहा आप इसके लिए करो, सरकार को चिट्ठियाँ भी लिखो, जो नई नई शिक्षा नीति बनाई है उनको कहो कि इस शिक्षा नीति में ये सबसे बड़ी कमी है, और इस कमी की शिक्षा में कुछ ऐसा प्रोविज़न करो कि यूथ का आत्मविश्वास जाग जाए। और जब आत्मविश्वास जाग जाएगा, जैसे मैंने बताया, मैंने तीन कथाएं अपने लड़के को पोत से दे रखी हैं आत्मविश्वास जगाने वाली। तो ये आत्मविश्वास वाली जगह कथाएं जो हैं, इनको यूथ के मन में जब उतार दिया जाएगा और यूथ का आत्मविश्वास जाग जाएगा, तो वाकई विवेकानंद जी तो 100 आदमी मांगते थे, मैं तो कहता हूँ चलो 100 तो ठीक था। वो कहते थे मुझे 100 आदमी भी ऐसे मिल जाए तो मैं भारत का भाग बदल दूंगा, जो आत्मविश्वास लेकर के खड़े हो जाएं। जैसे उन्होंने कहा कि नदी के अंदर मुर्दे बहते हुए जा रहे थे, वो जब ये सारे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे थे, तो सारे हिंदुस्तान के भ्रमण ने देखा कि नदी के अंदर, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता तो क्या करते हैं, ज़रा सा पैर का इतना जलाया पैर और उसके बाद नदी में डाल दिया, इसको कछुए छुए खा लेंगे। तो वो खड़े हुए देख रहे थे, इतने लोग इस नदी में जा रहे हैं। तो एक लड़का गांव का था, वो गांव वाले लड़के तकड़े होते हैं ना, तो उसने नदी के उस किनारे पे खड़ा था, उसने छलांग लगाई नदी में और यूँ काटता काटता इस किनारे पे आ गया। तो विवेकानंद कहने लगे कि तुमने बड़ी साहस दिखाया, नदी में डूबने का खतरा था, नदी में डूबने की बजाय तुम कहते मुझे तैरना आता है थोड़ा। तो उसने कहा तुम उधर से इधर आ गए और ये लोग तो देखो कितने लोग तैर रहे हैं यहाँ पर। वो कहने लगा साधु से सन्यासी जी, ये जो लोग तैर रहे हैं ये मुर्दे हैं, लाशें हैं ये, और मैं लाश नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं नदी को चीर करके आ गया। विवेकानंद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैं इसी खोज में हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ,
तुम्हारे जैसे 100 युवा भी मिल जाएं कि समय की धारा को चीर करके पूरा विश्वास लेके खड़े हो जाएं कि मैं नदी को चीर करके वहाँ जा सकता हूँ, तो मैं भारत का भाग्य बदल दूंगा। तो अब ये ABVP वाले जो हैं अब शोर मचाएंगे कि इस नई शिक्षा नीति में बदलाव करो, उसमें कुछ ऐसे ही आपने इतिहास में परिवर्तन कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ में करो कि युवाओं का विश्वास जागे और आत्मविश्वास जाग जाएगा तो वाकई हिंदुस्तान सारी दुनिया पर छा जाएगा। हिंदुस्तान का ज्ञान बहुत है, मेहनत करने वाले लोग भी बहुत हैं। सारे अमेरिका के अंदर अगर हिंदुस्तान के लोग निकल आए इंजीनियर, तो अमेरिका में लोगों को रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। हमारे डॉक्टर और हमारे इंजीनियर इतना काम कर रहे हैं वहाँ कि सारी अमेरिका की इकोनॉमिक का 80% आदमी हमारे लोगों पर निर्भर है। यही लोग अगर देश में आ जाए तो इस देश की हालत कैसी बदल दें। तो आत्मविश्वास जगाया जाए, इसके लिए हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो कर ही रहा है काम कि यूथ में विश्वास हो, और भी यूथ संस्थाएं ऐसी हों कि यूथ में विश्वास जगाएं। हमारे यहाँ तो धर्म भी ये कहता है, और शोपेनहावर भी कल जो मैं करा रहा था निराशावादी, वो भी यही कहता है। जब शोपेनहावर को कहा कि जी निश्चय ने भगवान को मार दिया वहाँ जर्मनी के क्रॉस रोड पे, अब क्या होगा? निश्चय हैज किल्ड गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी। तो ये जो थे बड़े शांति से बैठे थे। जब लोग आए इनके पास तो निश्चय कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अगर उसने मार दिया है गॉड को, तो आई विल क्रिएट ए न्यू गॉड इन ऑर्डर टू गिव सोलेस टू द वीक एंड मिजरेबल पीपल। जो कमज़ोर दिल के आदमी हैं और दुखी आदमी हैं, उनको शक्ति देने के लिए मैं गॉड क्रिएट करके खड़ा कर दूंगा। तो हमारे यहाँ तो दोनों चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तो गॉड का भी शक्ति है। अगर गॉड पर विश्वास करोगे तो बड़े से बड़ी समस्या को पार कर लोगे। विश्वास बनाओ, ये पाखंड मत कराओ कि हाँ हाथ जोड़े निकल गए, नहीं, पूर्ण विश्वास, गॉड मेरे साथ है, अगर कोई भी साथ नहीं हो तो भगवान मेरे साथ है। और उससे अपना, और दूसरा ये कि मेरी आत्मा जो है वो अदम्य है। जो गॉड को नहीं मानते वो आत्मा को मान के, तो जब यूथ में ये दोनों चीज़ें जगाओगे, यूथ की संस्थाएं इसमें कर रही है काम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो बहुत काम कर रही है, और भी संस्थाएं जब काम करेंगी तो यूथ के अंदर ये आत्मविश्वास जाएगा, ये अदम्य आत्मविश्वास होगा। और विवेकानंद तो 100 ही कहते थे, मैं कहता हूँ 100 लड़के तो ऐसे तैयार हो गए होंगे अब तो विद्यार्थी परिषद ने कर दिए होंगे, तो भारत का भाग्य बदल सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास जगाने के लिए यूथ संस्थाओं को काम करना चाहिए। जितनी यूथ संस्थाएं हैं जहाँ भी हों, नहीं भी हों तो यूथ की संस्था बना करके यूथ को, कि यूथ कभी सोचे ही नहीं कि मुझे अपना जीवन समाप्त करना है। तो कल का ट्रिब्यून पढ़ना, उसमें बहुत पूरा है कि ये जो युवा वो कर रहा है सुइसाइड, और इतनी सुइसाइड हुई है टेक्निकल कॉलेजों में जहाँ इतना बड़ा बड़ा कैरियर बन सकता है उनको, और वहाँ का लड़का भी निराश होकर के सुइसाइड कर रहा है। तो इस सुइसाइड को रोकने के लिए तो उन्होंने यही प्रश्न उठाया कि आपने शिक्षा नीति में इसके लिए क्या प्रोविज़न किया। हिस्ट्री में तो कर दिया कि मुगलों ने हम पर अत्याचार किए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, और हमारे आदमियों ने संघर्ष किया, और जगह ऐसे कर दिए, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया कि यूथ के अंदर ये सुइसाइड की टेंडेंसी ख़त्म हो जाए। तो ऐसे लेख भी आएंगे और युवा लोग भी इसके लिए करेंगे कि अब तो शिक्षा नीति में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, करना पड़ेगा सरकार को।